Students, today we will study about chapter first of human geography. The name of chapter is Nature and Scope of Geography. As you all know, we studied in last year 11th class the meaning of geography. What is the meaning of the word geography? ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो ज्योग्राफी जो वर्ड है जियोग्राफी, ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो और ग्राफो, जियो और ग्राफो मिलकर ज्योग्राफी बने हैं, जिसमें जियो का तो अर्थ है अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो ज्योग्राफी का मीनिंग आ रहा है वो है पृथ्वी का वर्णन करना। तो जब ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुआ था उस टाइम ज्योग्राफी को अर्थ साइंस के रूप में पढ़ा जाता था। हमने पिछली साल फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। उस टाइम मैंने बताया था कि ज्योग्राफी के दो मेन पार्ट हैं। ज्योग्राफी में एक तो फिजिकल या फिर नेचुरल एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है और एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है। तो जो नेचुरल एस्पेक्ट्स है उनसे बनी है फिजिकल ज्योग्राफी, और जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स है उनसे मिलके बनी है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के मेन दो पार्ट हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी आपके 11th क्लास में था, जिसमें हमने अर्थ के फिजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, लाइक क्लाइमेट हो गया, ओशन हो गया, ठीक है। उन सब चीज़ों के बारे में हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो थी फिजिकल ज्योग्राफी। इस साल हमारे कोर्स में है ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी का दूसरा मेन पार्ट है। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी ये जो दो पार्ट है, ये दो भागों में डिवाइड होकर इसके भी सब पार्ट हुए हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के भी अलग अलग पार्ट है, ओशियनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, वो सब फील्ड्स में डिवाइड हैं। सबसे पहला जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का मीनिंग हमने पढ़ लिया है कि ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना है, जियो प्लस ग्राफो, ठीक है। वैसे ही अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसमें अपन ह्यूमन सोसाइटी और जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में जो रिलेशन है उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत महान विद्वान है फ्रेडरिक रेडजेल, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी थी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर। शॉर्ट में अगर हम कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी, सिंथेटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन्स एंड नेचर, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में जब अर्लियर सोसाइटीज़ या प्रीमिटिव सोसाइटीज़ में हम पढ़ते हैं कि जब मानव सभ्यता या सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, तब मानव जब इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, तब एक वर्ड आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसका मीनिंग होता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या होता है कि जब प्रीमिटिव सोसाइटीज़ थी तब इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब मानव क्या करता था, हर चीज़ के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंड रहता था। तो कुछ विद्वानों ने ऐसा भी कहा है कि जो इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म है उसको मानने वाले रेडजेल हैं, ठीक है, कुमारी सैंपुल है, और बहुत से विद्वान हैं जो इसके बारे में बताते हैं और इसे मानते हैं। तो रेडजेल ने बताया था
कि प्रकृति जो है वो मानव को कंट्रोल करती है। जब मानव के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म लागू होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। तब कुछ विद्वानों ने, जैसे ब्लास है, उन्होंने कहा कि मानव और अर्थ के बीच जो रिलेशन है उसमें मानव जो है या ह्यूमंस है वो मेन है। ह्यूमन क्या करता है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। तो ऐसे करके दो या तीन जो है वो थॉट्स डेवलप हुई। एक तो फर्स्ट है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सेकंड है पॉसिबिलिज्म और तीसरी है न्यू डिटर्मिनिज्म। इन तीनों थॉट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कहा गया है कि जो प्रकृति है या नेचर है वो मानव को कंट्रोल करती है। मानव का कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे उसका खाना हो, पहनना हो। प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्या होता था कि हर चीज़ के लिए इंसान जो है वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता था। जैसे खाना हो तो नेचुरली जो भी चीज़ें मिलती थी या फिर जानवर मिलते थे उसका शिकार करके वो अपना काम चलाता था। फिर रहने के लिए वो जंगलों में और जो नेचुरली केव्स बनी हुई थी उनमें रहता था। ठीक है, फिर खाना हो गया, कपड़ा रहना हो गया, ठीक है, और उसके अलावा क्लोथ्स के लिए भी वो नेचुरली जो चीज़ें मिलती थी उन पर ही डिपेंड करता था। तो इसी को विद्वानों ने नाम दिया है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। सेकंड आता है पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म जो वर्ड है वो बना है पॉसिबिलिटीज़ से। पॉसिबिलिटीज़ मतलब इसमें कहा गया है कि नेचर्स जो है वो कुछ पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है जिसका यूज करके ह्यूमन क्या करता है, नेचर को कॉन्कर करता है, नेचर को विन करता है। तो पॉसिबिलिज्म में कहा गया है कि ह्यूमन्स आर द कॉन्करर ऑफ नेचर। मानव जो है उसने क्या कर लिया है, नेचर को जीत लिया है। तो पॉसिबिलिज्म के अपन एग्जाम्पल देखते हैं। तो पॉसिबिलिज्म का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, अब ये इसका एग्जाम्पल कैसे हैं, देखो राजस्थान है उसमें आपको पता है कि बारिश बहुत कम होती है, बारिश का लेकर, या फिर गर्मी भी यहाँ पर ज़्यादा पड़ती है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, यहाँ पर एक खेती या एग्रीकल्चर है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। पीने के लिए भी पानी नहीं था, तो एग्रीकल्चर के लिए पानी होना तो दूर की बात है। तो मानव ने, ह्यूमंस ने क्या किया, जहाँ से रिवर बह रही थी वहाँ से कैनाल निकाली, उस कैनाल के पानी का यूज करके इन्होंने एग्रीकल्चर किया। और आज राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बड़े पैमाने पर एक ऑक्यूपेशन के रूप में एग्रीकल्चर किया जाता है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया, उधर बीकानेर हो गया, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब जगहों पर जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाया गया। तो ये एक पॉसिबिलिज्म का एग्जाम्पल है। तो मानव ने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी और थिंकिंग के द्वारा जो डिफ़िकल्टीज थी नेचर द्वारा प्रोवाइड की गई थी उनको कॉन्कर कर लिया, उनको अपनी एक तरह से कहते हैं अपने लिए फ़ायदेमंद बना लिया, ठीक है। फिर जब ये दोनों थॉट्स डेवलप हुई तो उसके बाद एक विद्वान थे, उन्होंने क्या कहा कि ना तो इन्वायरमेंट ज़्यादा पावरफुल है और ना ही नेचर पावरफुल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। इस चीज़ को, इन तीनों ही अवधारणाओं को, तीनों थॉट्स को अपन एक टेबल से समझते हैं। ह्यूमन एंड नेचर। सबसे पहला जो थॉट है उसमें है वो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इस थॉट में क्या बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो
इन्वायरमेंट है वो तो है पावरफुल, और जो ह्यूमन है वो क्या है, वीक। तो अपन पावरफुल को तो प्लस से कहीं करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे पावरफुल के लिए, और वीक के लिए माइनस का साइन यूज करेंगे। सेकंड है पॉसिबिलिज्म। इसमें क्या बताया गया है कि नेचर तो है वीक और ह्यूमन क्या है, पावरफुल, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में है ना कि ह्यूमंस ने क्या कर लिया है, नेचर को जीत लिया है। तो ह्यूमंस क्या है, पावरफुल, और नेचर क्या है, वीक है, कमज़ोर है। ठीक है। और जो तीसरी थॉट है नियो डिटर्मिनिज्म, उसमें क्या बताया गया है कि न तो नेचर पावरफुल है और न ही ह्यूमन पावरफुल है, ये दोनों ही एक दूसरे का साथ रहकर काम करते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डेवलपमेंट किया है, लेकिन ह्यूमंस को वो जो डेवलपमेंट है उसमें इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट अच्छी बात है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्रीज़ में हो, किसी भी फील्ड में अगर डेवलपमेंट हो तो वो बढ़िया है। जैसे कैनाल निकाल, डेवलपमेंट का काम है, बढ़िया है। ठीक है। लेकिन उस डेवलपमेंट में अपने को नेचर को नहीं भूलना चाहिए। नेचर को नहीं भूलने का मतलब है जैसे ह्यूमंस ने अपने रहने के लिए मकान बनाए, अलग अलग प्लॉटिंग की, तो प्लॉटिंग, और उसमें क्या हुआ कि ह्यूमंस ने खेतों में से जो पेड़ पौधे थे उनको काट के वहाँ पे कॉलोनीज जो है वो बसा दी। तो उससे क्या हुआ, पेड़ पौधे हैं वो ख़त्म हो गए। तो इस डेवलपमेंट में क्या हुआ, नेचर को नुकसान पहुँचा। तो नेचर क्या करेगा, नेचर उसके साइड इफ़ेक्ट दिखाएगा। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटने से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, रेन जो है, बारिश जो है उसका कभी तो हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं हो रही है। ये किस कारण से हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहे हैं, पेड़ पौधों को काटने के लिए, ह्यूमंस की वजह से, हमारी वजह से हो रहा है। ठीक है। तो हमारा जो थर्ड थॉट है वो ये कहती है कि ह्यूमंस को अपना टेक्नोलॉजी का यूज करके डेवलपमेंट करना चाहिए, लेकिन उससे नेचर का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो 3 थॉट्स थे, इसमें अपने ह्यूमन ज्योग्राफी में ये 3 थॉट्स है वो मेन हैं। इसी के आधार पर बहुत सारे जो विद्वान हैं, ज्योग्राफर है, उन्होंने अपनी बातें कही थी। फिर आता है इसे पॉसिबिलिज्म या इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को हम नेचराइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं। हमारी बुक में ये टॉपिक है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमारी बुक में कि एक लड़का है जो ऐसे इलाके में, जंगली इलाके में रहता है जहाँ उसका गांव बहुत छोटा है। ठीक है। उसके रहने के लिए वो केव्स में रहता है। ठीक है। खाने के लिए जंगलों में जो भी छोटी मोटी चीज़ें चाहे पेड़ पौधों से मिले हो, जानवरों से मिलती हो, वो खाकर अपना गुजारा करता है। और वो जब पानी पीता है तो पानी पीते वो क्या करता है, मदर नेचर को थैंक करता है कि थैंक यू मदर नेचर फॉर गिविंग अस ड्रिंकिंग वाटर। पेड़ पौधों से उसे जब खाना मिलता है तो वो पेड़ पौधों की भी पूजा करता है, उन्हें वर्शिप करता है। ठीक है। तो इसमें क्या शो हो रहा है कि नेचर पूरी तरह क्या कर रहा है, उसको, ह्यूमंस को या ह्यूमन सोसाइटी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। सेकंड जो है पॉसिबिलिज्म, उसे अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। इसमें भी एक एग्जाम्पल दिया गया, एक कहानी बताई गई है। उसमें यह कहा गया है कि एक विंटर इलाके में, स्नोई इलाकों में कैरी नाम के एक महिला रहती है। ठीक है। वो जो इलाके में रहती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि वहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ देखने को मिलती है। तो
वो क्या करती है, जो उसका जो घर है उसमें उसने हीटर वगैरह लगा रखे हैं, तो बाहर की ठंड का असर उस पर नहीं हो रहा। मतलब उसने क्या कर लिया, बाहर का जो क्लाइमेट है, नेचर ने जो क्लाइमेट बनाया उसको अपने हिसाब से क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, फिर बर्फ़ पर चलने के लिए उसके अलग से व्हीकल है, गाड़ी है जो बर्फ़ पर आसानी से चल सकती है, तो उस गाड़ी में बैठकर वो अपने ऑफिस में जाती है। ऑफिस में भी क्या है, ग्लास का डोम बना हुआ है, उसमें से सनलाइट तो अंदर आती है, ठीक है, लेकिन बाहर से जो सर्दी है और बर्फ़ है उसका असर उसमें नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या करता है वो खाने के लिए जो फ्रूट्स वगैरह है जो गर्म इलाके में मिलते हैं वो उसे प्रोवाइड हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन आजकल बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, उसकी वजह से ऐसी चीज़ें जो हम पहले नहीं यूज़ कर सकते थे वो अपन आज यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ह्यूमन ज्योग्राफी थॉट्स थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम। इसमें यह बताया गया कि ह्यूमन ज्योग्राफी है वो कैसे डेवलप हुई, शुरुआत उसकी कहाँ से हुई। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है फील्ड्स और सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे हमने लास्ट ईयर फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट पढ़े थे, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी। ठीक है, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी के भी अलग अलग सब फील्ड्स हैं। पहला है सोशल ज्योग्राफी। सोशल ज्योग्राफी में क्या होता है, अपनी जो सोसाइटी है उसका और नेचर के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अर्बन ज्योग्राफी अर्बन एरिया यानी जो सिटीज़ वगैरह है उनके बारे में है कि सिटीज़ किस तरह से डेवलप होती है, कौन कौन से ऐसे मेजरमेंट है जिसका यूज़ करें तो सिटी को अपन अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हमने सामाजिक में या फिर सोशल स्टडीज़ में पढ़ा है, उसका एक पार्ट है पॉलिटिकल। ठीक है, उसमें अपना सब्जेक्ट भी एक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अपन उस जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ज्योग्राफी का क्या रोल है। जैसे अपने आपको पता है आजकल हर देश की अलग अलग बाउंड्रीज़ हैं, वो बाउंड्रीज़ और उसके मैप्स वो ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, तो वो सारी चीज़ें आती है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, जिसमें बाउंड्रीज आ जाती है, उनका रीजनल जो भी रिसोर्सेज वगैरह है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें पॉपुलेशन आना स्वाभाविक सी बात है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में अपन पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट है, वो सारी चीज़ें जो है अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट आपको पता है दो प्रकार या टू टाइप्स के होते हैं, अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में अपन अर्बन और रूरल सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई सेटलमेंट किन किन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फिर है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी जैसे उसमें अपन पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, और ज्योग्राफी और इन इंडस्ट्रीज़ के जो भी रिलेशन हैं उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये तो था अपना चैप्टर फर्स्ट। इसके नोट्स से मैंने पहले ही प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एज ए PDF के रूप में आपको सेंड करूँगा, आप उनके आंसर ढूंढ के उनको लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।